अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रैक्शन को और काइनेटिक फ्रैक्शन को। इसको स्मूथली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अच्छा, ये है हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन। तो स्टैटिक फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फ्रैक्शनल फोर्स टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव। अच्छा, अब इस डिफिनीशन पर आप लोग अब समझे होंगे या नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब कर देता हूँ। कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने एम का नाम दे दिया है, एम। अब आप लोग जानते हैं, अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रा विजिट कर ले, देख ले, क्योंकि यहाँ पर इसका एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से है, वेट फोर्स, जिसको W = mg का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर ये सरफेस इसके ऊपर दूसरा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्मल फोर्स है, Fn, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेड वाला जो है, ये आप लोगों को मेरी वो फोर्स डिस्क्राइब कर रहा है जो कि मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको Fe, ये एक्सर्टिंग फोर्स है, ये मेरी फोर्स है जो मैं इस ब्लॉक को मूव करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन ये ब्लॉक जो है ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इसके इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक जो पड़ा हुआ है, ये इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो ये भी फ्रैक्शन फोर्स है, ये भी फ्रैक्शनल फोर्स है, लेकिन फ्रैक्शनल फोर्स में ये इस बॉडी को मूव करने नहीं दे रहा, ये नहीं चाह रहा कि ये बॉडी मूव करे। फ्रैक्शनल फोर्स तो आप लोग समझ गए होंगे ना, कि वो फोर्स जो कि अपोज करती है किसी मोशन को, बॉडी की मोशन को जो कि कांटेक्ट में हो, लेकिन ये इसको मूव करने नहीं दे रहा। हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी नो मोशन, इस बॉडी की मोशन नहीं है, इस बॉडी की मोशन नहीं है। तो इस किस्म के सिनारियों में जब फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है और वो कोशिश करता है कि वो एक्सर्टिंग फोर्स से भी मैक्सिमम हो वो फोर्स, और वो इस बॉडी को मूव करने ना दे, मींस कि ये बॉडी स्टिल एट रेस्ट में हो, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम स्टैटिक फ्रैक्शन का नाम दे देते हैं, Fs, स्टैटिक फ्रैक्शन। ठीक है, इस किस्म के फ्रैक्शन को हम स्टैटिक फ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। अब अगर इसमें मैं और फोर्स एक्सर्ट करूं, और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करूं, ठीक है, ये देखिए मैं और फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं इसके ऊपर, मीन्स कि इसकी मैग्नीट्यूड में और बढ़ा रहा हूं। देखिए मैंने इसकी मैग्नीट्यूड और बढ़ा दी है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये ब्रेक नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होता। जब ये कम हो जाता है तो ये जब मूव करना शुरू कर देता है ये बॉडी, तो ये फिर काइनेटिक फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को। इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जब तक ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के फोर्स से ज़्यादा है, तो ये बॉडी एट रेस्ट में होगी, ये मूव नहीं करेगी। जब ये मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रैक्शन की मैग्नीट्यूड अभी भी है, वो ज़्यादा है आप लोगों के फोर्स से।
तो इस किस्म के सिनारियो को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। अब यही ऑब्जेक्ट है, यही सारा सिनारियो है, यहाँ पर यही कांटेक्ट एरिया में ले लेता हूँ, यही ऑब्जेक्ट में m ले लेता हूँ, इसी पर इसी तरह का वेट फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इस पर नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इसको मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, ये मूव करना शुरू कर देती है, ये थोड़ी सी यहाँ पर इस तरफ मूव हो जाती है। ठीक है, देखिए ये इस तरफ थोड़ी सी मूव हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया। अब इस बॉडी में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है। इस टाइम पे इसमें जो भी फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम इसके साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सिनेरियो स्टैटिक फ्रिक्शन का है, ये सिनेरियो काइनेटिक फ्रिक्शन का है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हमेशा के लिए हमारे पास जो एफ के है ये लेस देन होगा इसका मैग्नीट्यूड एफ एस से वाई। ये आप लोगों का टास्क है, होमवर्क। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से वाई, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? तो ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है। तो इस पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन और ये रहा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसमें एक थोड़ा सा टच में दे देता हूँ एक और चीज़ को। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसका लेस एरिया इन अ कॉन्टैक्ट विथ सरफेस। ये बात याद रखिए। रोलिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी का लेस एरिया फ्रिक्शन के साथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको इस तरह रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसका टच दे दूँ, ये आप कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस पर ये एक गेंद पड़ा हुआ है, ये बॉल है, बॉल। इस बॉल को मैं मूव कर रहा हूं तो याद रखिए कि ये बॉल, इसका ये वाला एरिया सिर्फ इस कांटेक्ट में है। तो ये, और दूसरी तरफ मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक है। देखिए इसका ये सारा का सारा एरिया जो है ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मोर या ग्रेटर एरिया, in a contact with surface. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा एरिया कांटेक्ट होगा सरफेस के साथ, और रोलिंग एरिया में लेस एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पर अगर इसको मैं मूव करूँ तो इसका ये थोड़ा थोड़ा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, मीन्स कि इसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है, लेस फ्रिक्शन है इसमें, लेस फ्रिक्शन। दूसरी बात, यहाँ पर इस पर भी मैं इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेकिन इसमें ग्रेटर फ्रिक्शन है, ग्रेटर फ्रिक्शन।
क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा है। किसके टच में? जो सरफेस पर ये स्लाइड कर रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग, और उसको कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। क्यों? रोलिंग फ्रैक्शन में लेस एरिया विद द कॉन्टैक्ट होगा और स्लाइडिंग फ्रैक्शन में ग्रेटर एरिया विद द कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जाएंगे, लेकिन इसको याद रखिए कि रोलिंग फ्रैक्शन में जो हमारे पास होता है फ्रैक्शन लेस होता है और स्लाइडिंग फ्रैक्शन में हमारे पास फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है ना, वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इजी हैं। आप लोगों को समझ आ भी गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर इसकी एडवांटेजेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ तो एडवांटेजेस तो इसकी बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल, पहली एडवांटेज इसकी ये है, वी वॉक, हम चल रहे हैं ऑन अर्थ, कि हम अर्थ के सरफेस पर वॉक कर रहे हैं। ये भी हम फ्रैक्शन की मदद से ही कर रहे हैं। अगर फ्रैक्शन नहीं प्रोड्यूस होता तो हम सरफेस पर वॉक नहीं कर सकते। देखिए, जब भी आप लोग चल रहे हैं तो आप ये बात याद रखें कि आप अर्थ को पीछे की तरफ आप लोग धकेल रहे हैं, तो अर्थ आपको आगे की तरफ धकेल रहा है, मीन्स कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो आप लोग नहीं चल सकते। आप लोगों ने अक्सर स्लीपर्स देखे हुए होंगे जो कि फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे की जो एरिया होती है वो स्मूथ हो जाती है, उसमें फ्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर स्लीपर्स स्लिप होते हैं। तो जिन स्लीपर्स में नीचे फ्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो हमारे पास क्या होंगे? फ्रैक्शन ज़्यादा पैदा करेंगे, पकड़ ज़्यादा होगी उनकी, और हम सरफेस पर इजीली चल। फुटबॉलर्स को आप लोग देख लेना, फुटबॉलर्स के जो शूज़ होते हैं वो स्पेशल होते हैं, क्योंकि उसके नीचे इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई होती हैं, वो ग्रिप अच्छा पकड़ती है। तो इसलिए वो एडवांटेज एक ये है कि हम वॉक कर सकते हैं। दूसरी एडवांटेज इसकी ये है कि हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। वी राइट, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। ये हमारे पास आप लोग देख लें, ये डस्टर है। अगर मेरी उंगलियों में अल्लाह ताला की तरफ से ये निशानात ना होते तो यहाँ पर इसको मैं नहीं पकड़ सकता। तो ये मैं पकड़ इसलिए सकता हूँ कि ये फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। इस मार्कर को मैं पकड़ इसलिए सकता हूँ कि यहाँ है कि फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एडवांटेजेस है। आप लोग अक्सर माचिस को आप जलाते हो, तो अगर इस माचिस के ऊपर आप लोगों को फ्रैक्शन वाली एरिया नहीं दी हुई होती तो आप लोग कैसे रब करते, कैसे जलाते? नहीं जला सकते। हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, सर्दी में आप लोग जब अपने हाथों को रब करते हैं, आप सर रब करें अपने हाथों को, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये तो हो गई एडवांटेजेस। अब अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करें, डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो होती हैं, हर एक चीज़ की होती है, लेकिन डिसएडवांटेज नंबर 1 देखिए, हीट काजिंग, slower down the motion of a machinery, wear and tear. देखिए, डिसएडवांटेजेस का ये है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है। अगर एक मशीनरी में पार्ट्स वर्क कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम इस तरह आ जाता है कि वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं।
दूसरी बात कि ये आहिस्ता आहिस्ता उस मशीनरी की मोशन को स्लो डाउन कर लेती है, फ्रिक्शन की वजह से उसकी मोशन स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है, इसकी डिसएडवांटेज जो है, ये हीट प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से मशीन के पार्ट्स डैमेज भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं और मशीन की वर्किंग भी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये तो इसके डिसएडवांटेज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका सबसे पहला जो वो है पॉइंट है, तो आप पॉलिशिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। पॉलिशिंग, आप पार्ट्स को अच्छी तरीके से पॉलिश कर दें तो फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, कम हो जाएगा। दूसरी बात, आप लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह, ये चीज़ें आप एज ए लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं कि इसकी फंक्शन स्मूथ हो। ठीक है, और मैंने आप लोगों को स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का कहा था कि आप लोगों ने भूलना नहीं है। आप ज़्यादातर चीज़ों में रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ करें, इस तरह के पार्ट्स यूज़ करें कि वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे, स्लाइडिंग नहीं। स्लाइडिंग जो है वो मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, लेकिन रोलिंग जो है वो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग इस तरह के पार्ट्स बनाएं कि वो एज अ रोलिंग फ्रिक्शन काम करे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं। बेरिंग्स वगैरह यूज़ करें, अक्सर बेरिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं ना, उसमें अंदर वो स्मॉल से बॉल्स होते हैं मेटल वाले, तो वो क्यों लगे हुए होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर ये मेटल वाले बॉल्स ना होते तो ये सरफेस जो है इस दूसरे बेरिंग के सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर रही होती। इस स्मॉल बॉल्स की वजह से वो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है। तो आपको चाहिए कि आप क्या यूज़ करें, आप रोलिंग फ्रिक्शन वाली चीज़ें यूज़ करें कि उसका जो एरिया है वो कांटेक्ट में जो किसी एरिया के साथ आने वाली है उसका एरिया कम हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज जो हमने कवर किया है वो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन किया है, काइनेटिक फ्रिक्शन किया है। हमने इसमें आप लोगों को एक होम असाइनमेंट भी दिया है, और दूसरी बात हमने रोलिंग फ्रिक्शन की है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किया है, और एडवांटेजेस की हैं, डिसएडवांटेजेस की हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और इसमें हमने रिसॉल्विंग का जो तरीका भी है आप लोगों को बताया है कि किस तरह हम इसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और जो भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से इस्तेफ़ादा पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।